सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भारत के इतिहास में आज प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। यह एक प्रमुख युद्ध है। प्लासी का युद्ध से अंग्रेज़ों की भारत में सत्ता स्थापित हुई और यहीं से भारत के आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेज बहुत पहले भारत में आ चुके हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए प्लासी के युद्ध के बाद वो भारत के शासक बनते हैं। तो प्लासी का युद्ध सामान्यतः बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। हम बंगाल की बात करें तो बंगाल मुगल काल में एक दूरस्थ पूर्वी सूबा रहा है, जो अक्सर वहाँ पर विद्रोह होते रहे हैं और समय समय पर हम देखते हैं कि वहाँ पर विद्रोह का दमन भी किया गया। उत्तर मुगल काल में मुख्यतः कमज़ोर मुगल उत्तराधिकारियों के कारण बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और उसके बाद शासक बनते हैं। और अलीवर्दी खां नवाब सिराजुद्दौला से पहले बंगाल के शासक थे। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, ठीक है, 9 अप्रैल 1756 को जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला शासक बनते हैं। तो अलीवर्दी खां जब तक बंगाल का नवाब रहा, अंग्रेज़ों को बंगाल में उसने पैर पसारने नहीं दिए। दुर्भाग्य से कहें तो अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, दूसरी नंबर की पुत्री घसीटी बेगम के कोई पुत्र नहीं था। दूसरी बेगम का पुत्री का पुत्र था शौकत जंग और तीसरी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। तीनों पुत्रियों के पति पहले ही इस दुनिया से चले बसे थे। अतः शौकत जंग और नवाब सिराजुद्दौला में से एक को शासक बनना था, बंगाल का नवाब बनना था। तो अलीवर्दी खां ने नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे शौकत जंग नाराज हो गया। घसीटी बेगम ने भी उनका साथ दिया। राजवल्लभ दीवान था, उसने भी शौकत जंग का साथ दिया। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने इनका दमन करके बंगाल का नवाब बना या बंगाल में स्वतंत्र सत्ता फिर स्थापित की और जो आंतरिक कलह थी उसको समाप्त कर दिया उसने। अलीवर्दी खां ने पहले ही नवाब सिराजुद्दौला को सचेत किया था कि आप चारों ओर दुश्मन खड़े हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको सत्ता चलानी। और अलीवर्दी खां ने पहले ही नवाब सिराजुद्दौला को इस बात के लिए इस बात का उनके मन में भावना भर दी थी कि अंग्रेज शक्तिशाली है, उनसे बचकर रहना है। तो प्रारंभ से ही जब से नवाब बना सिराजुद्दौला, उस समय से अंग्रेज़ों के और नवाब के बीच में कटुता बढ़ती चली गई और अंततः प्लासी के युद्ध के रूप में हम देखते हैं वो सामने आती है। तो अंग्रेज़ों के नवाब के और अंग्रेज़ों के मध्य जो कटुता उत्पन्न हुई, उसके कई कारण थे जो एक नहीं था। पहली बात तो कि बंगाल एक संपन्न सूबा रहा है। अंग्रेज प्रारंभ से ही लोभी रहे हैं, लालची रहे हैं। तो
बंगाल की संपन्नता जिससे अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ कमा सकते थे, तो एक अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब में आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेज और नवाब दोनों ही के बीच में कटुता का कारण रहा कि बंगाल से वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे और अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आपने पहले पढ़ा होगा कि एक दस्तक प्रथा थी जो फर्रुख शेर ने 1717 में अंग्रेजों को एक सुविधा दी थी, टैक्स कर मुक्त सुविधा, तो उसका भी दुरुपयोग करके वो अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे। तो एक बंगाल संपन्न होना भी एक बड़ा कटुता का कारण रहा, क्योंकि अंग्रेज वहाँ से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। दूसरा बड़ा कारण था उनके बीच जो कटुता का, वह था उत्तराधिकार का प्रश्न। जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो नवाब सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न खड़ा हो गया। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं देकर बंगाल के नवाब के रूप में शौकत जंग का साथ दिया था। तो ये भी एक कटुता का प्रश्न था कि उत्तराधिकार के समय में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं देकर शौकत जंग का साथ दिया, या यूँ कहें कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, विरोधियों का साथ दिया और बाद में उन्हें शरण भी दी। तो ये भी एक कटुता का कारण रहा। तीसरी बात ये थी कि बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना तो जब भी कोई शासक का राज्यारोहण होता है या शासक बनता है तो सामान्य बात थी कि सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, भेंट स्वरूप कुछ उपहार देते हैं, और ये सामान्य बात है। हम देखते हैं आज छोटे से कोई कार्यक्रम होता है तो भी हम भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो अंग्रेज ना तो वहाँ उपस्थित हुए, ना ही कोई उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट दिया। तो इस प्रकार से उनके लिए एक कटुता बनना एक स्वाभाविक बात थी। फिर अगली बात थी कि चौथा कारण ये था कि अंग्रेज जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जिन्होंने षड्यंत्र किए, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो उन विरोधियों को, उन षड्यंत्रकारियों को अंग्रेजों ने शरण दी। ये भी एक बड़ा कारण था उनके बीच कटुता का। अगर हम पांचवा देखें कारण कि और क्या कारण हो सकते हैं उनके बीच युद्ध के या कटुता के, तो जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान था, जब वह अंतिम समय में मृत्यु शैय्या पर पड़ा था, जब उसने सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया और अंतिम नसीहत भी दी कि इन अंग्रेजों से बचकर रहना, उसने अपने मृत्यु शैय्या पर पड़े नवाब अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला से कहा था कि अगर ईश्वर ने मेरे दिन कुछ और बढ़ा दिए होते तो मैं अंग्रेजों को भी बंगाल से बाहर निकाल देता। अंग्रेज शक्तिशाली है और इनको निकालना बहुत ज़रूरी था, और लेकिन ईश्वर ने मुझे दिन कम दिए हैं तो मैं उसे नहीं निकाल पाया। ये अधूरा कार्य तुझे पूरा करना है। ये नसीहत भी सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान ने दी थी। अलीवर्दी खान ने कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों में तीन शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, अंग्रेज हैं, मराठा है और मैसूर है। इनमें अंग्रेज सर्वाधिक शक्तिशाली है, वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करेंगे। अलीवर्दी खान ने यह भी कहा कि अंग्रेज सुविधा आर्थिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा भी ले सकते हो, लेकिन वह मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है। शहद तो मिल सकता है लेकिन डंक भी मार सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों में से यानी मराठा, मैसूर और अंग्रेजों में अंग्रेज सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो अंग्रेजों को पहले समाप्त करना, उन्हें बंगाल में सैनिक
अड्डे मत बनाने देना, किलेबंदी मत करने देना, उन्हें सेना रखने मत देना। अगर ऐसा किया तो ये बंगाल तुम्हारा होते हुए तुम्हारा नहीं रहेगा। तो एक अंतिम नसीहत भी थी नवाब सिराजुद्दौला की को अलीवर्दी खां की कि अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालना है। तो ये अंतिम नसीहत भी बंगाल के लिए अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को कहा कि अंग्रेज़ों को तुझे बाहर निकालना है। तो ये भी एक कटुता का कारण था। अंग्रेज लगातार नवाब के शत्रुओं को शरण दे रहे थे या षड्यंत्र कर रहे थे, ये भी एक बड़ा कारण था। ठीक है, फिर अगर देखें तो नवाब सिराजुद्दौला युवा था और उसे जोश था, क्रोधी था, तो वह व्यापारियों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया, कठोर रुख अपना लिया। और वहाँ तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत सारे हिंदू व्यापारी थे, तो हिंदू व्यापारियों के साथ अंग्रेज़ों का गठजोड़ भी, और हिंदू व्यापारी भी ये मान रहे थे कि नवाब सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेज ठीक रहेंगे जो शांति व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। तो नवाब सिराजुद्दौला के प्रारंभिक समय में जो हिंदू व्यापारियों के साथ उसने जो कठोर रुख अपनाया वह भी एक पतन का कारण रहा या प्लासी की युद्ध का कारण रहा, क्योंकि हिंदू व्यापारी अब अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। तो इससे भी जब हिंदू व्यापारियों को लेकर अंग्रेज़ों का समर्थन, व्यापारियों को जब अंग्रेज़ों का समर्थन मिला तो अंग्रेज सामान्यतः नवाब सिराजुद्दौला को हटाने की कोशिश करने लगे। अगला अगर कारण कहें तो अंग्रेज़ों को स्पष्ट नवाब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने से मना कर दिया, और फिर जब अंग्रेज किलेबंदी करने लगे तो निसंदेह है उनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। फिर अभी हमने बात की थी कि अंग्रेज़ों को एक वो दस्तक प्रथा यानी शुल्क मुक्त कर कि फर्रुखसिंह ने 1717 में एक फ्री पास दिया था कि 3000 रुपये दे दो और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रदेशों की आपको व्यापार में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो वो सुविधा भी अंग्रेज़ों को प्राप्त थी, लेकिन अंग्रेज उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वो अपना माल हिंदू व्यापारियों का या भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना बताकर भारतीयों से, व्यापारियों से टैक्स ले लेते। इससे सीधा सीधा नवाब को नुकसान हो रहा था। कई बार उसने कंपनी को शिकायत की, लेकिन कंपनी ने उस और विशेष कोई ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की। तो ये भी उनके बीच कटुता का कारण था। फिर बंगाल का नवाब कासिम बाजार एक स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री देखना चाहता था। जब उसने ऐसी इच्छा जताई तो अंग्रेज़ों ने उसे मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मना करने पर नवाब सिराजुद्दौला सेना लेकर कासिम बाजार पहुंच गया और उसने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों को वहां से भागना पड़ा। और उसके बाद उसने इस प्रकार से 4 जून 1756 को उसने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और फिर उसने आगे चलकर कलकत्ता के फोर्ट विलियम को भी घेर लिया और एक के बाद एक 17 जून 1756 को उसने कलकत्ता को भी जीत लिया, फोर्ट विलियम पर भी अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उसके बाद अंग्रेज़ बड़े हताश हुए। ये प्रारंभिक उसकी विजय थी नवाब सिराजुद्दौला की। उसके बाद एक घटना आती है, काल कोठरी की घटना, एक महत्वपूर्ण घटना है जो कहते हैं कि जब 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीत लिया फोर्ट विलियम, उसके बाद उसने कलकत्ता में एक काल कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। ये 20 जून 1756 की घटना है और उसमें कोई भी खिड़की वगैरह नहीं थी और 146 में से सुबह तक 23 अंग्रेजी जीवित बचे थे। ये घटना 20 जून 1756 की है जो कलकत्ता के काल कोठरी की घटना है, ब्लैक होल
ट्रेजिडी के नाम से जानी जाती है। इस घटना का विवरण एक सर्जन डॉक्टर था हॉलवेल, उसने दी है। कहा कि उसमें वह कंपनी को पत्र लिखा और उसने बताया कि भारत में बंगाल के नवाब कितने क्रूर हैं। ये घटना से उसने अंग्रेज कंपनी को नवाब के खिलाफ भड़काना चाहता था और इस प्रकार से काल कोठरी की घटना ने वही काम किया जो अंग्रेज़ों के कंपनी को जब इसकी जानकारी मिली, भारतीयों को क्रूरता की जानकारी मिली, जबकि ये घटना वास्तविक रूप से नहीं मानते भारतीय इतिहासकार, क्योंकि ये जो काल कोठरी थी वो 18x14 फीट और 10 इंच की एक कमरा था और उस कमरे में 146 आदमी किसी प्रकार से नहीं आ सकते। और इस घटना में मारे गए लोगों की सूची भी नहीं है कि ये लोग इस घटना में मारे गए थे। तो ये कल्पित मानी जाती है हॉलवेल की घटना। अंग्रेज कंपनी को वो नवाब के खिलाफ, और उसके बाद कंपनी का पर इस पत्र का वही प्रभाव हुआ। कंपनी ने एक विशाल सेना क्लाइव के नेतृत्व में, वॉटसन के नेतृत्व में दी और उन्होंने पुणे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसमें नवाब की पराजय हुई और नवाब को अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता करना पड़ा जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी, ठीक है, जो सामान्यतः 9 फरवरी 1757 को हुई। 56 की घटना थी काल कोठरी की और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है बंगाल के नवाब और अंग्रेज सरकार के बीच। और इस संधि की शर्तें स्पष्ट थी, ठीक है। इस संधि की शर्तें ये थी कि अंग्रेज़ों को कलकत्ता वगैरह से बाहर निकाल दिया था, वह पुणे व्यापार की सुविधा मिल गई। पहली शर्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्हें पहले से शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। उन्हें सिक्के डालने का, मुद्रा डालने का अधिकार मिल गया। बंगाल के नवाब को 2 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। अंग्रेज़ों को किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। और इससे साथ ही एक बहुत बड़ा जो बात ये थी कि जब दोनों पक्षों में से किसी को भी युद्ध होगा तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। और इस प्रकार से अगर कोई भी शर्त का उल्लंघन होगा तो करेगा तो इस संधि को उल्लंघन माना जाएगा। तो इस प्रकार एक के बाद एक अलीनगर की संधि हुई और अलीनगर की संधि ही आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बनी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्लासी के युद्ध से पहले ही अंग्रेजों के और नवाब के बीच बड़ी कटुता थी। यही कारण जो हमने पढ़े वही कारण है। वापस कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या है, तो इससे पहले हम देखते हैं अलीनगर की संधि होती है, काल कोठरी की घटना होती है। बस कारण वही है, सेम ही कारण है, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें पहली तो बंगाल की संपन्नता की बात, दूसरा कारण अगर देखें तो बंगाल एक संपन्न प्रदेश रहा है जिसमें औद्योगिक विकास भी बहुत पहले हुआ था, और तो संपन्नता एक बड़ा कारण रहा है। फिर आगे अगर देखें तो बंगाल जीतने पर आसानी से अंग्रेज आगे बढ़ सकते हैं उत्तर भारत में, क्योंकि अब उत्तर भारत में धीरे धीरे वे अपना प्रसार करना चाहता है, क्योंकि उत्तर मुगल काल के शासक हैं वह इतने योग्य नहीं हैं और अंग्रेज अपनी सत्ता का प्रसार करना चाहते हैं। और समुद्री तट भी रहा है, समुद्री जहाज़ों के द्वारा वह अपना व्यापार आसानी से कर सकता है, ठीक है। फिर बंगाल एक सुरक्षित सूबा था क्योंकि उस तरफ ज़्यादा आक्रमण के भय नहीं रहा है। उत्तर भारत की ओर या पश्चिम से आने वाले आक्रमण हो रहे हैं, लूटपाट कम रही है, तो एक सुरक्षित प्रदेश भी बंगाल रहा है। फिर राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी अंग्रेज़ों की वो उस समय उनके पक्ष में थी, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी। तो अंततः एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो अगर कहें तो उतने नहीं रहे अंग्रेज़ों के। दक्षिण भारत में मराठा थे और मैसूर में हैदर अली था। उत्तर भारत में अगर देखें तो इतने शक्तिशाली उसके कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे, तो वो भी एक निर्बल प्रतिद्वंदी भी एक बड़ा कारण था।
और फिर लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर बनकर आया तो उसने बंगाल को जीतने की योजना बनाई और उसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन का दोष थोपते हुए सबसे पहले बंगाल के नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र किया और उसके विरोधियों को अपनी ओर मिलाया। सबसे पहले मीर जाफर जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको बहनोई भी था, उसको अपनी ओर मिलाया और क्लाइव ने उसे लालच दिया कि अगर वो उसका साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। उसने साथ ही लतीफ़ खान को भी उसे जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नौकर था उसको भी उन्होंने अपनी ओर मिलाया और उसे षड्यंत्र करने के लिए प्रेरित किया। 200 सैनिक थे उसके साथ। तो उस प्रकार से बंगाल के नवाब के खिलाफ उसने एक शक्तिशाली गुट बना लिया। मीर जाफर का है, राय दुर्लभ का है, अमीर चंद का है, जगत सेठ है, मानिक चंद है। इन सब को साथ एक समझौता करके नवाब के खिलाफ कर दिया उनको और कहा कि प्लासी के युद्ध में वह नवाब का साथ नहीं लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण समझौता उसका मीर जाफर के साथ हुआ, जिसमें उसने पहली शर्त तो ये रखी कि अगर वह नवाब सिराजुद्दौला का विरुद्ध युद्ध लड़ेगा तो उसका बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और जो एक के बाद एक उसने ऐसी बात को स्वीकार कर ली और बाद में वह मीर जाफर के अगर नवाब बना दिया जाएगा तो 100 लाख रुपए कंपनी को वह देगा, 50 लाख अधिकारियों को और 20 लाख रुपए हिंदू व्यापारियों को देने की बात कही उसने। साथ ही उसने किलेबंदी, जो भी अंग्रेज किलेबंदी कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप, यानी कुल मिलाकर अंग्रेज एक कठपुतली शासक चाहते थे और उसके लिए उन्हें मीर जाफर उपयुक्त लगा। और उसके बाद क्लाइव ने एक के बाद एक, जब उसको पूरा ये विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजों को हराना नहीं, नवाब सिराजुद्दौला को हराना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसके सेनापति, उसके सैनिक अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उसने अलीनगर की संधि का दुरुपयोग, उल्लंघन का आरोप लगाया और एक के बाद एक षड्यंत्र की जानकारी नवाब सिराजुद्दौला को भी थी। और एक इस प्रकार के व्यापारिक सुविधाओं का लगातार अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। तो अंततः क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लॉर्ड क्लाइव दोषारोपण करते हुए 22 जून को 2000 सैनिकों के साथ वह प्लासी के मैदान में आ गया। उधर अंग्रेज़ों के साथ अगर कहें तो नवाब के 50,000 सैनिकों को देखकर एक बार तो क्लाइव खुद डर गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मीर जाफर स्वयं 45,000 सैनिकों के साथ वहाँ उपस्थित था, जो कि नवाब का साथ नहीं दे रहा था। इसी प्रकार राय दुर्लभ भी है, लतीफ़ खान भी है। तो इस प्रकार से अगर जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को प्रातः 9 बजे प्लासी के मैदान का युद्ध आरंभ होता है। और कुछ ही बात जैसे युद्ध प्रारंभ होता है तो गद्दारों ने कमाल दिखाया। मीर जाफर है वह युद्ध में भाग ही नहीं लिया। मात्र सिराजुद्दौला अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में आगे बढ़ा, 1500 सैनिकों के साथ, जिसमें नवाब के विश्वास पात्र एक हिंदू सेनापति मोहनलाल और मीर मर्दान वीरता से लड़े। और फिर लड़ते स्थिति में कुछ ज़्यादा संघर्ष था ही नहीं। ये सामान्यतः इसे युद्ध कहना ही गलत होगा, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी। ये तो सामान्यतः कहें तो लालची लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया। मात्र कुछ ही सैनिक मारे गए और गद्दारों ने जाकर नवाब को भागने का कह दिया कि भाग जाओ। नवाब भाग गया मैदान से और मीर जाफर के पुत्र मीर ने उसका पीछा किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार 23 जून 1757 को जो युद्ध लड़ा गया प्लासी का, वह सामान्यतः युद्ध नहीं बल्कि एक भगदड़ थी, और जिसमें भारत के व्यापारियों ने कहें, सेनापतियों ने कहें, इन लालची लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों
बेच दिया। तो इस प्रकार ये था प्लास्टिक का युद्ध। प्लास्टिक के युद्ध के परिणाम अगले वीडियो